नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। फ्रांस व जर्मनी की 7 दिवसीय संसदीय पद्धतियों की अध्ययन यात्रा से लौटने पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अजमेर बीजेपी की ओर से माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। देवनानी ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की यात्रा में वहां की चुनावी व्यवस्था, लोकतंत्र, लोकसभा व राज्यसभा की कार्यप्रणाली को गहनता से जाना। कॉमनवेल्थ व सीपी एसोसिएशन के द्वारा देश के विधानसभा अध्यक्षों को फ्रांस व जर्मनी की विदेश यात्रा के द्वारा संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक ढांचा, प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करने के साथ ही उन देशों के साथ आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से 7 दिवसीय विदेश यात्रा की गई थी, जिसके तहत राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी विदेश यात्रा पर गए, जिनका आज आगमन पर अजमेर बीजेपी की ओर से माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि फ्रांस और जर्मनी की यात्रा में वहां की चुनाव प्रणाली, लोकतंत्र, लोकसभा व राज्यसभा की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। कहा कि फ्रांस और जर्मनी के साथ भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी दोनों देशों ने भारत का समर्थन किया। इन देशों में अप्रवासी भारतीय और कई अभ्यर्थी अध्ययनरत हैं, तो उन देशों का ढांचा लगभग भारत की तरह ही है। वहां के अप्रवासी भारतीयों के घरों में भोजन करने का मौका मिला। दोनों देशों में अनुशासन बेहतरीन है। जर्मनी में साइकिल व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि जर्मनी में बड़े से बड़ा अधिकारी साइकिल का उपयोग करता है और ये पर्यावरण व स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। 3 लाख के करीब जर्मनी व 40 से 50 हजार अप्रवासी भारतीय फ्रांस में हैं। यदि भाषाओं का ज्ञान बेहतर हो तो विदेश में पढ़ने व व्यवसाय को लेकर भारतीयों के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पीएम मोदी के कार्यकाल से ही दोनों देशों के साथ संबंध काफी मधुर बने हुए हैं। योग व अध्यात्म की दृष्टि से भी वहाँ कई अनुभवों का आनंद लिया। विभिन्न संगठनों के साथ पारिवारिक वार्ता भी हुई। कहा कि वह कॉमनवेल्थ कंट्रीज की सद्भावना से परिपूर्ण है। वहां की चुनावी प्रणाली, लोकसभा व राज्यसभा की कार्यप्रणाली को समझा। विधानसभा में कमेटी की उपस्थिति को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत हो। जर्मनी और फ्रांस भाषा के लिए पाठ्यक्रम भी लगवाने का प्रयास किया जाएगा। अजमेर बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सम्मान व स्वागत का देवनानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वहाँ के लोकतांत्रिक ढांचा और वहाँ के भारतीयों के प्रवासी संवाद करने और भारत के साथ उनके जो संबंध है वो और प्रगाढ़ बने, ये दृष्टि से ये यात्रा थी। और मुझे प्रसन्नता है कि जो मेरा एक कभी स्वप्न था कि हम अजमेर के राजस्थान तक जाएंगे, राजस्थान से देश में जाएंगे, अब देश से सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और शुभेच्छाओं से मुझे अवसर मिला। तो पिछले वर्ष भी 4 देशों में जाना हुआ और इस बार भी अभी जर्मनी और फ्रांस जा करके आया हूँ। वास्तव में दोनों देशों के भारत के साथ मधुर संबंध है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है और सिंदूर ऑपरेशन में भी उन्होंने भारत का समर्थन किया है। और दोनों के यहाँ प्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है। वहाँ पे विद्यार्थी भी अध्ययन कर रहे हैं, तो वहाँ का ढांचा भी लगभग भारत की तरह है, संसदीय है। तो हम विचार आया कि वहाँ की जो प्रगति हुई है उसको भी देखने का अवसर मिला। और कुछ जगह तो भारतीयों ने मुझे एक भी समय किसी भी देश में होटल पे खाने का अवसर नहीं मिला। भारतीयों का इतना प्रेम मिला कि उनके घरों पे ही भोजन की व्यवस्था है और वहाँ के स्थान भी अच्छे हैं। लेकिन दोनों देशों में लगा कि अनुशासन बहुत अच्छा है। इवन जर्मनी में तो लोग साइकिल पे चलते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, चाहे वो न्यायाधिपति हो, चाहे सीनेटर हो, चाहे कोई भी हो, वे साइकिल पे चलते हैं। और दूसरा कार है, इसको ना मोटरसाइकिल तो उनको बहुत न के बराबर ही होते हैं। देखिए पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत देखें और साथ में लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी ये साइकिल की व्यवस्था अच्छी लगी। अनुशासन अच्छा है। अपने यहाँ ट्रैफिक में कोई भी गाड़ी की जो क्रॉस करके नहीं जाती। वहाँ आवश्यकता ये बताई कि वहाँ पे हम लोग यदि जर्मनी और फ्रेंच भाषा सीख जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज पढ़ने की, कमाने की बहुत ज़्यादा है। लगभग 3 लाख भारतीय जर्मनी में हैं और 40 से 50 हज़ार फ्रांस में हैं।
तो ये दोनों मिलकर के वहाँ पे किस तरह जी रहे हैं, किस तरह से हम देशवासी जीते हैं और वहाँ पे रह करके उन्होंने देश का नाम ऊँचा किया है। मेरे भी सबसे बात करने के बाद कुछ उनकी जो बातें थी वो नोट करके अब यहाँ के शासन को भी सर चौकत कराऊंगा और कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो सद्भाव है उसको लेकर के आए हैं, वहाँ की चुनावी व्यवस्था को समझ के आए हैं, वहाँ के लोकसभा का और राज्यसभा का। माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक श्रीमान वासुदेव देवनानी फ्रांस और जर्मनी की 7 दिवसीय संसदीय पद्धतियों की अध्ययन यात्रा कर करके वापस अजमेर लौटे हैं और इसलिए आज उनका एक भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह रखा गया है जो बहुत धूमधाम से यहाँ पर आयोजित हुआ। स्थानीय जो साहू मैरिज पैलेस है यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया था और इसके अंदर हमारे पार्टी के सभी उत्तर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता और साथ ही विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स और जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं उन सब के अंदर एक ज़बरदस्त मैं कह सकता हूँ उत्साह था। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज अजमेर का एक व्यक्ति, हमारा अजमेर का एक कार्यकर्ता, अजमेर का एक नेता आज जब विधानसभा अध्यक्ष की पद पर पहुंचा है और उसके बाद जिस प्रकार से लगातार नए कीर्तिमान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए स्थापित किए हैं, फिर चाहे वो विधानसभा की कार्यप्रणाली के अंदर नवाचार की बात हो या अपने क्षेत्र को लेकर के जिस प्रकार से विकास की गंगा अजमेर उत्तर में बहाई है, निश्चित रूप से इसके लिए पूरे अजमेर की जनता उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है। और साथ ही जिस प्रकार से विदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं एक अपने भारत की छाप और अपने अजमेर की छाप को छोड़ने का जो काम माननीय वासुदेव देवनानी ने किया है, जिस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ पर इनके पहुँचने पर विदेश में जितना भी राजस्थान प्रवासी समाज था उन्होंने भी भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं गर्व की बात है और इस गर्व को आज अजमेर की जनता ने, अजमेर के सभी सामाजिक संगठनों ने उनको अभिनंदन करके उनके इस रूप में आज यहाँ पर दिया है और बहुत ही प्रभावशाली उनका स्वागत और अभिनंदन का किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जोधपुर जाते समय जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह रलावता, महासचिव शिव कुमार बंसल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का जोधपुर जाते समय जयपुर रोड स्थित अशोक उद्यान पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, प्रदेश सचिव डॉक्टर सुनील लारा, महासचिव शिव कुमार बंसल, मामराज सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मीडिया से वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र और प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, देश में नफरत फैलाकर संसाधनों का दुरुपयोग कर सरकार चला रहे हैं। कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि संविधान को बदलना चाहते हैं, ये नफरत फैलाना चाहते हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। ये लोग चुनाव नहीं करवा रहे हैं, इनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। 2 साल नगर निकाय के चुनाव को हो चुके हैं, चुनाव तक नहीं करवाए जा रहे हैं। परिसीमन के नाम से उन्होंने चुनाव अटका रखे हैं। बर्खास्त विधायक कंवरलाल मीणा के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि उनकी समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र राठौड़ ने अधिकारियों को बुलाया और कहा जो हमने कह दिया वह कर दो। अधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट की पालना नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट हमारे ऊपर कंटेम्प्ट लगा देगा। तब उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाने हैं। राजेंद्र राठौड़ का मन है कि 12 महीने 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाने हैं। यह उसी में लगे हुए हैं कि आगे से कभी चुनाव न हो। नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नहीं सर्कल चल रहा है, डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और केवल मुख्यमंत्री जी भाषण देने में व्यस्त हैं। 2-4 दिन से 7 दिन से निकलते हैं और भाषण दे देते हैं और अब तो हद ही हो गई। जो चीज़ लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो अब तो खुल करके आरएसएस के हंस बोले ने बोल दिया कि हम तो बिल्कुल ये जो धर्मनिरपेक्षता और समानता ये सब चीज़ें हम हटाएंगे।
तो मैं समझता हूँ कि इनके उद्देश्य बड़े साफ हैं कि ये देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को धर्म के आधार के ऊपर बांटना चाहते हैं, अपने आरएसएस के हिसाब से अपना संविधान लिखना चाहते हैं। चुनाव ये करा नहीं रहे, लोकतंत्र को ये मानते नहीं, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं। आप बताइए कि जो कानून हट गया, जिसके लिए इंदिरा जी ने कह दिया भाई हमसे गलती हुई है, और उसके बाद भी इंदिरा जी 2/3 मेजोरिटी से वापस आई, उसको 50 साल को लेकर के ये बातें कर रहे हैं। और आप बताइए कि अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। आज राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव नहीं है, आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव नहीं है। कल आपने देखा होगा कि सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव था, एडीएम को लगाया गया, वो अचानक बीमार पड़ गया। 1 बजे तक तो कोर्ट में वो स्टे ले रहे थे, और जब उनको स्टे नहीं मिला तो उसको कह दिया तू बीमार पड़ जा। ये आदेश भी सरकार की तरफ से जारी होने लग गए। इससे पहले भादरा में आपने देखा होगा तो एसडीएम को कह दिया 12:30 बजे कि तुम बीमार हो जाओ। इसी तरीके से गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव है, वो नहीं करवा रहे हैं। 4 मेंबर हैं 40 में से, उन 4 बीजेपी में से एक को दे रखा है। और वो जब मदन दिलावर जी जाते हैं तो वो जिला प्रमुख कहती है मेरी तो ग्राम सेवक ही नहीं सुनता, सीईओ नहीं सुनता, तो कैसे सुनेंगे आप बताइए। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और देश में नफरत फैला करके संसाधनों का दुरुपयोग करके ये सरकारें चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और आने वाले समय में इनको सत्ता से बाहर करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसीबी अधिकारियों की रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कहा कि एसीबी के अधिकारियों को खुद एसीबी पकड़ रही है। इसे समझ सकते हैं कि कुएं में भांग मिल चुकी है। प्रदेश में एक प्रकार से सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कंवरलाल मीणा प्रकरण पर भी सरकार उन्हें बचाना चाहती है। पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। कैबिनेट ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी है कि उनकी सजा कम कर दी जाए। ऐसे तो जेल में बंद सभी गुंडे मवालियों की भी सजा कम कर दो। संविधान को कमजोर और बदलने का काम किया जा रहा है। ये राजस्थान और देश की जनता देख रही है। यही कहूंगा कि आप सदा सत्ता में बने नहीं रहेंगे। जनता ने 5 साल के लिए चुना है। जनता के हित में काम कीजिए, योजनाओं का लाभ जनता को दिया जाए। बाइट टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। देखिए, पूरी जो सरकार है दोनों हाथों से राजस्थान की संपदा को लूटने में लगी हुई है। सारे जो टेंडर हो रहे हैं, अभी काफी टेंडर पहले भी हो चुके हैं, अभी अलवर में लगाने की तैयारी की जा रही है। नियम विरुद्ध अपने लोगों को फायदा देने के लिए किए जा रहे हैं। और कल आपने देखा ही होगा एसीबी के अधिकारी जो है उसको एसीबी पकड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कुएं में भांग घुल चुकी है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उनको अभियोजन स्वीकृति ये सरकार नहीं दे रही है, अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रकार से सरकार नाम की चीज नहीं है। अभी कंवरलाल मीणा प्रकरण में भी सरकार उनको बचाना चाहती है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो जिस प्रकार से आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कैबिनेट सिफारिश भेजेगी राज्यपाल महोदय को कि इनकी सजा कम कर दी जाए, तो फिर सभी गुंडे मवाली जितने भी बंद, इन सबकी सजा कम कर दो, सबको निकाल दो जेल से बाहर। वैसे भी जेल सारी जो है ओवर क्राउड हो रही है। तो आप ये जो संविधान को जो कमजोर कर रहे हो, जो बदल रहे हो, जो तोड़ रहे हो, ये सारी राजस्थान की जनता और देश की जनता देख रही है। मैं फिर कहना चाहूंगा, आप सत्ता में सदा नहीं बने रहेंगे। जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है। आप अच्छे काम करिए, जनता के हित के काम कीजिए। हमारे समय की जो योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जनता को मिलता था, उनका लाभ जनता को दीजिए। आज पेंशन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, बारिश आ गई तो पानी का निकास नहीं, ये हालत। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में फैली अव्यवस्थाओं पर डीएनएन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला, जिसमें रातों रात अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की असुविधाओं का निवारण किया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में फैली अव्यवस्थाओं पर डीएनएन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला, जिसमें रातों रात अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को हो रही असुविधाओं का निवारण किया। दरअसल पिछले कई दिनों से कार्डियोलॉजी विभाग के मेल व फीमेल वार्ड में मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें मरीज फर्श पर गद्दा लगाकर अपना इलाज करवा रहे थे।
साथ ही वार्ड में भीषण गर्मी को देखते हुए एसी व पंखे बंद पड़े थे और गंदगी का चारों तरफ आलम था। मरीजों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए डीएनएन इंडिया ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की विभिन्न समस्याओं के बारे में खबर के माध्यम से चेताया और असर ये रहा कि रातों रात प्रशासन ने मरीजों को बेड उपलब्ध करवाए और बंद पड़े पंखों को चालू करवाया, साथ ही आसपास में फैली गंदगी को साफ करवाया। अस्पताल की इस तत्परता को देख मरीज काफी खुश नजर आए और समय रहते सुविधाओं की उपलब्धता पर प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कल कितने मरीज ऊपर नीचे लेटे हुए थे? कम से कम देखो 20-25 मरीज नीचे लेटे हुए थे। अब आज एक भी मरीज नहीं है नीचे? मरीज नहीं है, सबको बेड मिल रखा है। कब मिला था बेड ये? आज सुबह मिल गया था, रात को मिल गए थे वैसे। रात को मिल गए थे? हाँ, रात को मिल गए थे। ठीक है। कहाँ से हो आप भाई साहब, आपका नाम? आटुंडी से हूँ मैं, उस्मान नाम है मेरा। अब तो संतुष्ट हैं आप? अब संतुष्ट हूँ मैं। बाकी इनमें मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब तो हर 15-20 मिनट में मतलब देखभाल कर रहे हैं। इनकी डॉक्टर स्टाफ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। कमी सिर्फ सरकार की जो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब ये भी क्या कर सकते। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा सिविल एरिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया, जिसके तहत उपखंड कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों से समझाइश की गई तथा उनसे सहयोग की अपील की गई। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा सिविल एरिया को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया, जिसके तहत उपखंड कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों से समझाइश की गई तथा उनसे सहयोग की अपील भी की गई। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि उपखंड कार्यालय के आसपास के क्षेत्रों में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों को समझाया गया तथा उनसे सहयोग की अपील भी की गई। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि दुकानदारों ने अतिक्रमण करते हुए अपनी दुकान नालों के ऊपर भी बना ली है, जबकि अब मानसून का मौसम प्रारंभ हो रहा है, जिसके चलते नालों की सफाई करना भी आवश्यक हो गया है। इसीलिए उन दुकानदारों से समझाइश करते हुए उनसे सहयोग की अपील की गई। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किसी का रोजगार न जाए। इसी के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का तीसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने आमजन को संदेश दिया कि वह नसीराबाद को स्वच्छ और सुंदर छावनी बनाने के लिए प्रयासरत हैं और वह इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। और उन्होंने आम जनता से भी अपील की है कि वह अतिक्रमण हटाने सहित सफाई में सहयोग प्रदान करें। तो शहर को और सुंदर बनाने के लिए हमने जो अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों के सहयोग के साथ इसमें किसी का रोजगार ना जाए, तो हमने एक और कह सकते हैं कि तीसरा चरण का अभियान स्टार्ट करा है। जो एसडीएम कार्यालय के आसपास के जितने भी स्थल है, क्योंकि यहाँ पे छावनी परिषद का ऑफिस है, जहाँ पे
कोर्ट कम्प्लेक्स है और एसडीएम कार्यालय है, तो इसके आसपास बहुत ही अतिक्रमण बढ़ रहा था और दिनों दिन लोग किराए पे देते जा रहे थे, आगे बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि मानसून का सीज़न आ रहा है, जितने भी नाले थे लोग आगे बढ़ चढ़ के नालों पे कब्जा कर रहे थे। तो इसी के तहत हमने अतिक्रमण हटाओ अभियान का तीसरे चरण के साथ साथ हमने ये जो स्टेशन रोड पे कुछ जगह पे लोगों को सहयोग देने के लिए अपील करी। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोगों को हमने बोला है वो हमारा सहयोग करेंगे। छावनी परिषद को एक सुंदर छावनी बनाने में हमारा अजमेर के आदर्श नगर स्थित पब्लिक पार्क में क्षेत्रवासियों की ओर से 28 जून को प्रातः 7 बजे 156वां संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श नगर के बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने धर्म लाभ अर्जित किया। हनुमान चालीसा पाठ के 3 वर्ष पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। अजमेर के आदर्श नगर स्थित पब्लिक पार्क में क्षेत्रवासियों की ओर से 28 जून को प्रातः 7 बजे 156वां संगीत में हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें आदर्श नगर की बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने धर्म लाभ अर्जित किया। हनुमान चालीसा पाठ के 3 वर्ष पूर्ण होने पर क्षेत्रवासियों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें महाआरती के साथ भोजन प्रसादी का आयोजन भी रहा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति न केवल अपने आसपास बल्कि चालीसा पाठ के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति हर चीज को सकारात्मकता मिलती है। इसके लिए शहर में हर जगह हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, जिससे शहर में सकारात्मकता बनी रहे और शहर प्रगति की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो। 3 साल से पब्लिक पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धालुओं में मानसिक व शारीरिक रूप से सकारात्मकता प्रदान करता है। राम भक्त हनुमान से हनुमान चालीसा के पाठ को अनवरत रखने की क्षेत्रवासियों ने प्रार्थना की। आदर्श नगर के सभी निवासियों के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज इस पाठ को करते हुए हमें 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार यही प्रणाली अन्य सभी स्थानों पर भी होती रहे। इसी प्रकार के हनुमान चालीसा के पाठ अन्य जगह भी होते रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने का सबसे बड़ा एक कारण यह भी है कि हनुमान चालीसा पाठ हमें मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से एक सकारात्मकता प्रदान करता है तथा हमारे चारों तरफ फैली नकारात्मकता को समाप्त करता है। और परमपिता बालाजी महाराज से हम सबकी प्रार्थना है कि हनुमान चालीसा पाठ हमारा इसी प्रकार अनवरत चलता रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिला फुटबॉल संघ अजमेर की ओर से राज्य स्तरीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 जून को पटेल ग्राउंड में हुआ। ये प्रतियोगिता 27 जून से 30 जून तक आयोजित होगी, जिसमें पूरे राज्य की 25 टीमों के कुल 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला फुटबॉल संघ अजमेर की ओर से राज्य स्तरीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 जून को पटेल ग्राउंड में हुआ। ये प्रतियोगिता 27 जून से 30 जून तक आयोजित होगी, जिसमें पूरे राज्य की 25 टीमों के कुल 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ कार्यक्रम में राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कर्नल मानवेंद्र सिंह, राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत व जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हेमंत भाटी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया तथा प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले छात्राओं द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हेमंत भाटी ने पूरी प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी दी और बताया कि प्रतिभागियों की प्रतिभा को देखते हुए पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। कहा कि अजमेर में इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से अजमेर की प्रतिभाएं निखर कर सामने आएगी और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर शहर का नाम रोशन करेगी। बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ पटेल मैदान में हुआ है, वहीं बाकी के सारे खेल मेयो कॉलेज के मैदान में आयोजित किए जाएंगे। अजमेर जिला फुटबॉल संघ की तरफ से स्टेट लेवल चैंपियनशिप अंडर 14 यहाँ पर पटेल ग्राउंड में सुबह से ही मैच यहाँ पे शुरू हैं और अभी भी मैच हुआ है और सभी बच्चों के अंदर बहुत उत्साह है। करीब 25 जिलों से यहाँ पर 600 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और यह टूर्नामेंट आज से शुरू होकर और 30 जून तक चलेगा। इसके अंदर अलग अलग तरह के प्राइजेज़ भी हमने रखे हैं उत्साहित करने के लिए और पूरी इंटायर टीम हमारे फुटबॉल संघ के जितने कोचेज़ हैं और पदाधिकारी हैं वो सभी जोश शोर के साथ इसको पूरा करने में लगे हुए हैं। अजमेर में इस तरह की प्रतियोगिता होने से यहाँ के बच्चों में जो प्रतिभा है वो
वो निखर कर आएगी और वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर जाके अपने गेम सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता आज से प्रारंभ हो गई है। 6 मैच मेरे कॉलेज में सुबह खेले जा चुके हैं और अभी यहाँ पर 2 मैच खेले जाने हैं जो फ्रंट नाइट में अजमेर और करौली के मध्य खेला जाएगा। और इसमें पूरे जिले राजस्थान से 24 टीमें भाग ले रही है और नानकी पैलेस और अपने गढ़वाल पैलेस अपने ऑलसन स्कूल में इनको ठहराया गया है और बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ प्रदर्शन किया। खेल का सुबह जो मैच हुआ मेरे कॉलेज में और पटेल ग्राउंड में दोनों को प्रतियोगिता। अजमेर शहर में कैंसर रोग को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल नए आयाम स्थापित करता आ रहा है। इसी के तहत हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर आशीष दायमा ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। कैंसर रोगी उपचार के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। अजमेर शहर में कैंसर रोग को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से पंचशील स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी के तहत हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर आशीष दायमा ने अपनी नियमित सेवाएं शुरू कर दी है। कैंसर रोगी उपचार के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हॉस्पिटल में विजिट कर सकता है। कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष दायमा ने जानकारी देते हुए बताया कि कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी व इम्यूनोथेरेपी के द्वारा कैंसर रोग का निदान क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में उपलब्ध है। आज के समय में सामान्यतः मुंह, गले, फेफड़े व ब्रेस्ट के साथ ही प्रोस्टेट व ब्लड कैंसर जैसे कैंसर ज्यादा देखने को मिलते हैं। मुंह व गले के कैंसर में लक्षणों के तौर पर लंबे समय तक मुंह में किसी तरह का कोई छाला होना, गले में गांठ होना, वहीं फेफड़ों के कैंसर में लंबे समय से खांसी होना, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में कोई लंप होना, साथ ही प्रोस्टेट व ब्लड कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है जिसमें अचानक से वजन में कमी व भूख कम लगना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों के मद्देनजर व्यक्ति क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में इलाज ले सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष दायमा है। मैंने मेरा MBBS, MD जनरल मेडिसिन और DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी SMS मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया है। अभी मैं नियमित रूप से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। मेडिकल ऑन्कोलॉजी हमारे चिकित्सा विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें कैंसर का इलाज विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन जो कैंसर्स हैं वो मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, इसके सिम्टम्स आते हैं जैसे छाला जो लंबे समय से ठीक नहीं होना, गर्दन में गांठ होना, फिर फेफड़ों का कैंसर जिसे लंग कैंसर कहते हैं, लंबे समय से खांसी में खून आना, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप होना। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे पेट का कैंसर, कानी की नलिका का कैंसर, प्रोस्टेट एवं ब्लड कैंसर होते हैं। इनके अन्य सिम्टम्स में अचानक वजन कम होना, भूख कम लगना, ये सिम्टम्स भी कॉमन होते हैं सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कैंसर की स्टेज हम यूजली कैंसर को 1 से लेकर 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमने देखा है जिसका मैं एग्जांपल की तरह बताता हूँ कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसको स्टेज 1 में अगर ट्रीट किया जाए तो 95% से ज़्यादा चांसेस होते हैं उसका पूर्णतः ठीक होने का। स्टेज 2 में करा जाए तो वो 85 से 90% रह जाता है और ऐसे करते हुए स्टेज 4 में तो वह 25 से 30% तक चांस रहता है। तो जल्दी बीमारी का डायग्नोज करके उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति में कैंसर की जांच पॉजिटिव आती है तो उसके उपचार की योजना किस प्रकार बनाई जाती है? जी, सबसे पहले जैसे ही व्यक्ति को पता लगता है कि उसको कैंसर है तो सर्वप्रथम हमसे उनका पूरा फिजिकल चेकअप होता है और उसके बाद में बायोप्सी की जांच होती है। बायोप्सी के बाद में उनका पूरा बीमारी का स्टेज पता लगाने के लिए CT स्कैन या PET CT से उनकी स्टेज का पता लगाया जाता है। फिर हमारे अनुभवी डॉक्टरों की टीम जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और सर्जरी आपस में मिलकर डिजीज़ का आगे का प्लान बनाते हैं। जी, मुख्यतः 3 तरीक़ों में हम बांटते हैं। कीमोथेरेपी एक तरह की मेडिसिन होती हैं जो शरीर के कैंसर सेल्स को मारती है, लेकिन इससे शरीर की नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान होता है। दूसरी तरफ की होती है जिसके अंदर टारगेटेड थेरेपी, यह कैंसर की पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर अटैक करके उनको मारती है। इससे नॉर्मल होने वाले नुकसान कीमोथेरेपी के कंपेयर में कम होते हैं। इम्यूनोथेरेपी एक तरह की थेरेपी है जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है थेरेपी के द्वारा और वह इम्यूनिटी कैंसर सेल को मारती है। जी, तो सबसे पहले हम बात करें बीमारी का पता लगाने के लिए तो हमारे पास अत्याधुनिक PET CT की मशीन उपलब्ध है। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इन्वेजिव सर्जरी, इसके अलावा रेडियोथेरेपी की मशीन उपलब्ध है और कीमोथेरेपी के अंदर कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सभी प्रकार के ट्रीटमेंट के द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, कैंसर से जूझ रहे लोगों व आमजन को क्या संदेश देना चाहिए?
जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैंसर को सुनते ही हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अर्ली स्टेज में कैंसर का पता लगा के उसे पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, मरीज़ को क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है सर। हाँ, कैंसर से जूझ रहे मरीज आपसे परामर्श के लिए कब आ सकते हैं, क्या टाइमिंग आपका? जी, कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए हमारा समय रहेगा सोमवार से लेकर शनिवार को 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में मिल सकते हैं सर। धन्यवाद। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।